सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 31 तक, उस पर हमने डिस्कस किया था राइस, उसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था, यानी हमने राइस का ओरिजिन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया था उसके जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। थर्ड हमने जो डिस्कस किया था वो था उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि मतलब जो उसके सॉइल का क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है। और लास्ट में बात किया था उसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि अगर हम किसी एक क्रॉप को पढ़ने जाए तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, और राइस और व्हीट हमारे कंट्री में एक ऐसी क्रॉप है जिसका जिसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप मानते हैं। तो हमें इन दो क्रॉप्स को, व्हीट और राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि ये जो हमारा लेक्चर है राइस का और आगे अपकमिंग जो हमारा लेक्चर आएगा व्हीट का, उन दोनों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर को, मतलब राइस को, मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया। पहले मुझे लगा था कि ये 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट था उसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है। मतलब क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स तक हमने इन सबको टॉपिक को कवर कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेराइटीज वगैरह के बारे में। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। फिर से बच्चों, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। अगर किसी को भी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस लेक्चर का पीडीएफ और पीपीटी डाउनलोड कर सकता है। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, जहाँ पे आपको क्विजेज और हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थर्ड, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारे वीडियोज रिलेटेड और हमारे चैनल रिलेटेड चीजें आपको जानने मिलेंगी। और साथ साथ आप हमारे एजुकेशन ऐप यानी जीएफए एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक हमने, सारी चीजों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द 32nd लेक्चर ऑफ एग्रोनॉमी, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है वेराइटीज। ठीक है। मतलब वेराइटीज ऑफ राइस कौन कौन सी हैं, और ये जो हमारा राइस का सेकंड पार्ट है। ठीक है। वेराइटीज ऑफ राइस। सेकंड है कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ईल्ड के बारे में। ठीक है। तो ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, और डिफरेंट क्रॉप्स नहीं कह सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ राइस के लिए पढ़ेंगे। इसीलिए जो हमारा मेन फोकस आज के लेक्चर का है वो इसी पे है, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ राइस पे। और लास्ट में हम इनके ईल्ड के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक को, जिसमें है हमारा टॉपिक, जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वेराइटीज। ठीक है। तो अगर हम वेराइटीज के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में जो हमने 11th और 12th लेवल में पढ़ाई करी है कि जया, रत्ना, बासमती, ये जनरल जो वेराइटीज हैं जो इंडिया में बहुत फेमस है और इनके बारे में हम जानते भी हैं। ठीक है। कुछ आप और वेराइटीज याद कर लो, राशि, ठीक है, अन्नपूर्णा, साथ साथ आप और देखोगे तो रेड अन्नपूर्णा कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये जो है इंडिया की कुछ फेमस वेराइटीज है राइस की। ठीक है। अब ये जो मैंने डेटा यूज किया है ये तमिलनाडु से है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रूलिंग वेराइटीज यानी इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ तमिलनाडु जो है वो भी मेंशन की गई है। ठीक है। तो आपको इतनी वेराइटीज याद नहीं करनी है, फिर भी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि मतलब वेराइटीज जैसे राइस की हैं तो एडीटी है, ठीक है, आरएमडी है, आगे हम देखेंगे CORH, ये सारी वेराइटीज जो है राइस की हैं, आपको इस तरीके से याद रखनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड मेरा ऐड करने का क्या मतलब था कि आप ये ध्यान दे लो कि जो राइस होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है। राइस की जो वेराइटीज है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, सेकंड मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी, और थर्ड जो है लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी होती है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन इसलिए कहते हैं कि इसका जो टोटल क्रॉप का जो पीरियड होता है वो 95 to 100 डेज का ही होता है। ठीक है। अगर हम मीडियम वेराइटीज के बारे में बात करें तो उसका ड्यूरेशन जो होता है फुल क्रॉप का वो 120 से 145 डेज का होता है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं वो मोर देन 150 डेज लगाती हैं। ठीक है। तो आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के बारे में अगर देखोगे तो सावित्री है, ठीक है, व्हाइट पोनी कहते हैं। ठीक है। ये जो है ये 2 है लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज। ठीक है। मीडियम ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो भवानी, ठीक है, और आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर देखोगे तो सारे ये हाइब्रिड टाइप जो नेम किए जाते हैं वो उस तरीके से हैं। तो आप बस याद रखना, जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं राइस की जो इंडिया में वो ये हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट पॉइंट में ही। और आपको जो वेराइटीज हैं वो 3 तरह की होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। आई होप बच्चे आपको स्लाइड से जो टॉपिक मुझे समझाना था आपको समझ में आ गया होगा। कुछ आपको हाइब्रिड वेराइटीज या फिर वेराइटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। ठीक है। तो पहले आप इस चीज को समझना, राइस का कल्टीवेशन आप जब आपने देखा होगा तो राइस को कल्टीवेट किया जाता है पडल्ड लैंड में। ठीक है।
कौन से लैंड में? पडल्ड। ठीक है, पडल्ड क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जैसे एक फील्ड है, ठीक है, मान लो फार्म एरिया है, ठीक है, इस फार्म एरिया को क्या किया जाता है कि इस पूरे फार्म एरिया को प्लो करते हैं, ठीक है, और 2-3 दिन पहले से ही इस फील्ड में हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? वाटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस फील्ड को अप्रोक्स हमेशा वाटर से भरे रहते हैं, जिसको हमेशा इस फील्ड को मतलब ड्राई होने नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांटेशन या फिर डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो इसी फील्ड में करेंगे, यानी पडल्ड राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइस कल्टीवेशन जो है पडल्ड राइस, पडल्ड कंडीशन में करते हैं, ठीक है, इसीलिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पडलिंग, जो कि राइस से रिलेटेड है, ठीक है। क्या वर्ड है वो? पडलिंग, PUDDLING, ठीक है। तो अब राइस कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो 3 तरीके से किया जाता है। पहला ट्रांसप्लांटेड पडल्ड लोलैंड राइस, ठीक है। सेकंड जो है वेट सीडेड पडल्ड लोलैंड राइस, और जो थर्ड है वो है ड्राई सीडेड रेनफेड अनपडल्ड, यहाँ पे है अनपडल्ड लोलैंड राइस, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लो लैंड के बारे में समझो क्या होता है। लो लैंड राइस कहने का मतलब क्या है कि ऐसे राइस का कल्टीवेशन ऐसे जगह पे किया जा रहा है जहां पे उस पूरे फील्ड को हमने क्या कर रखा है? पडल कर रखा है, ठीक है। लो लैंड कहने का मतलब क्या है कि उसको एलिवेटेड पोजीशन पे नहीं, जहां पे वाटर को हम फिल कर सकते हैं, जिस फार्म में फिल कर सकते हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं? कल्टीवेशन कर रहे हैं राइस का, ठीक है। तो जो ड्राई कंडीशन में है उस चीज को मतलब ड्राई सीडेड रेनफेड अनपडल्ड जो लोलैंड है उस राइस को हम कहते हैं रेनफेड राइस, ठीक है। तो ये जो है जो टॉपिक मुझे जो आपको बताना था कि राइस कल्टीवेशन हम 3 तरीके से करते हैं। ट्रांसप्लांटेड पडल्ड लोलैंड राइस, ठीक है, ट्रांसप्लांट करके, ठीक है, कहीं से हम ट्रांसप्लांट यानी कहीं पे लगाएंगे दूसरी जगह, और फाइनल जो उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ लगाएंगे? इसको नर्सरी में लगाते हैं और फिर मेन फील्ड में इसको ट्रांसफर करते हैं। वेट सीडेड हम देखेंगे क्या है, और थर्ड है ड्राई सीडेड। अब ट्रांसप्लांटेड पडल्ड लोलैंड राइस जो है यानी जो फर्स्ट है ये वाला, इसमें 2 तरीके, मतलब अगर हमने बोला है ट्रांसप्लांटेड है तो ट्रांसप्लांटेड सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं हम उसको? नर्सरी में, मतलब नर्सरी में लगाते हैं और फिर उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, यानी नर्सरी मैनेजमेंट करते हैं और फिर हम मेन फील्ड मैनेजमेंट करते हैं। तो नर्सरी मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नर्सरी है वो 2 तरीके की है राइस कल्टीवेशन के लिए। एक है वेट नर्सरी और दूसरा है ड्राई नर्सरी। तो हम अगर वेट नर्सरी के बारे में अगर बात करते हैं, अगर हमारा जो कल्टीवेशन अगर वेट नर्सरी से किया जा रहा है तो सबसे पहले जो वेट नर्सरी का एरिया होगा, हम इसमें जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, नर्सरी का एरिया सबसे पहले हमें नर्सरी बनाना है तो 20 सेंट्स। अब 20 सेंट्स का मतलब क्या होता है? 800 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड एरिया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? सीडलिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब नर्सरी का एरिया हो गया सीडलिंग के लिए। अगर हमें 1 हेक्टेयर में अगर राइस लगानी है तो मतलब पर 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए जो हमारा सीडलिंग का एरिया होगा वो होगा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक मतलब जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा होगा। फिर अब हम बात करें सीड रेट का, ठीक है। तो सीड रेट के लिए क्या है? 30 kg फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन राइस, ठीक है। हमें 30 kg चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले सीड जो है 40 kg फॉर मीडियम ड्यूरेशन एंड 60 kg फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज एंड 20 kg फॉर हाइब्रिड। अब हाइब्रिड है तो हमारा रिक्वायरमेंट भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे देखो नर्सरी एरिया मैंने लिखा है 20 सेंट्स, जिसका मतलब होता है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है वो पर हेक्टेयर के बारे में बात किया जा रहा है। सीड रेट जो है यहाँ पे मैंने बता दिया कि 30 kg फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, 40 kg फॉर मीडियम ड्यूरेशन एंड 60 kg फॉर दी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज एंड 20 kg फॉर हाइब्रिड्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो हम अभी वेट नर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वेट नर्सरी क्या है कि वेट नर्सरी का मतलब हुआ कि जो नर्सरी है वो कंप्लीटली हमारा क्या है? जमीन जो है यानी जो सॉइल है वो कंप्लीटली भींगी हुई जमीन है, ठीक है, यानी सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करते हैं? उसमें हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करना है तो सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या फिर एजोस्पिरिलम से, ठीक है, या फिर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं कार्बेंडाजिम, ठीक है, पायरोक्विनोन, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे केमिकल्स हैं उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका जो यूज रेट है वो है 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर 1 kg ऑफ द सीड। मतलब हमें 1 kg सीड के लिए एट द रेट 2 ग्राम, हम इनमें से कोई भी 2 ग्राम लेंगे पर लीटर ऑफ वाटर और उसमें सीड को सोक करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा सीड बेड प्रिपरेशन का। हम सीड का बेड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब बेड प्रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ? अब हमने मान लो जैसे एक फील्ड है, ठीक है। अब पूरे फील्ड में हम हर जगह तो सीड लगाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ लगाते चले जाएंगे। हमें एक ऐसे या तो रो वाइज करना पड़ेगा, किस तरीके, तो एक जो फाइनल बेड प्रिपरेशन है उसका तैयारी करना है। तो सीड बेड प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं?
हम पहले प्लॉट का जो विड्थ है 1.5 से 2 मीटर का रखते हैं, यानी जो चौड़ाई है ये मान लो 1.5 से लेके 2 मीटर का चौड़ाई रखते हैं बेड का, ठीक है। और ये जो लंबाई है यानी जो लेंथ है उसको हम रखते हैं 8 to 10 मीटर्स का, ठीक है। पर हेक्टेयर में अभी भी पर हेक्टेयर ही बात कर रहा हूँ, अगर पर हेक्टेयर में राइस को ट्रांसप्लांट करना है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो 30 सेंटीमीटर जो है वाइड चैनल चाहिए। वाइड चैनल कहने का मतलब है कि अगर मान लो हमें यहाँ पे अगर राइस लगाना है, ठीक है, तो ये जो चैनल है वो जो चौड़ाई होनी चाहिए इस चैनल की वो 30 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, ताकि वहां पे टिलर्स वगैरह निकल पाए नर्सरी में और उतना स्पेस प्रॉपर उनको मिले और तब हम उनको ट्रांसप्लांट करें, ठीक है। तो हमें सीड बेड प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब पहला स्टेप हो गया हमारा सीड ट्रीटमेंट का, ठीक है, और दूसरा स्टेप हो गया सीड बेड प्रिपरेशन का। थर्ड इज द सोइंग, ठीक है। अब जो स्प्राउटेड सीड्स हो गए क्योंकि हमने उसे पहले ही भिगो दिया है केमिकल के साथ यहाँ पे, ठीक है, वाटर में, तो सो दी स्प्राउटेड सीड्स यूनिफॉर्मली ऑन द सीड बेड हैविंग सफिशिएंट वाटर इन द नर्सरी, इसीलिए इसको वेट नर्सरी कहते हैं। ये सोइंग जब हमें करना है तो हम क्या करेंगे, सोइंग में स्प्राउटेड सीड्स जो है उनको यूनिफॉर्मली सीड बेड में लगा देंगे जहां पे सफिशिएंट वाटर होना चाहिए नर्सरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाटर मैनेजमेंट करते हैं। अब नर्सरी में हमने उसे सो कर दिया है, अब हमें करना है वाटर मैनेजमेंट। ड्रेन दी वाटर 18 to 24 आवर्स आफ्टर सोइंग, जब हमने सो कर दिया अप्रॉक्स 24 यानी एक दिन निकल गया तो हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, वहां पे वाटर स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो रूट रेस्पिरेशन है वो बंद हो जाएगा और वहां पे जो प्लांट है यानी जो सीडलिंग है वो ड्राई हो जाएगा। अलाउ एनफ वाटर टू सैचुरेट द सॉइल, कहने का मतलब है पूरी मिट्टी को भीग जाने देना है, पहले हमें ड्रेन आउट नहीं करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसके बाद हम करते हैं वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, हमें अप्लाई प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स, ठीक है, मतलब प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स, ये हर्बिसाइड के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, बस आप याद रखो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स लेना है, ठीक है। उसको हम अप्लाई कर देते हैं ऑन द 3rd और 4th डे आफ्टर सोइंग टू कंट्रोल द वीड्स इन द लोलैंड नर्सरी, ठीक है। कीप अ थिन फिल्म ऑफ वाटर एंड अलाउ इट टू डिसअपीयर, ठीक है। अवॉइड ड्रेनेज ऑफ वाटर, दिस विल कंट्रोल जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर हमें ये वीड मैनेजमेंट करना होता है ताकि हमारा जो नर्सरी है वो वीड इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। आई होप आपको अभी तक का टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद हम करते हैं लास्ट स्टेप नर्सरी के लिए, वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से अगर देखो तो अभी हमने पढ़ना किसके बारे में स्टार्ट किया है, अभी हम पढ़ रहे हैं वैरायटीज हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने पढ़ाई करी ट्रांसप्लांटेड राइस के बारे में, सॉरी टाइप्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, जिसमें हमने ट्रांसप्लांटेड पडल राइस स्टार्ट करा है और उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हम नर्सरी मैनेजमेंट करते हैं, मेन फील्ड मैनेजमेंट करते हैं, नर्सरी में भी वेट नर्सरी फिर ड्राई नर्सरी। तो अभी हम वेट नर्सरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनके स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है, अप्लाई 1 टन ऑफ फुली डिकम्पोज्ड FYM, 1 टन फुली डिकम्पोज्ड FYM और कंपोस्ट 20% ऑफ द नर्सरी को हम दे देते हैं। बेसल एप्लीकेशन ऑफ DAP करते हैं व्हेन द सीडलिंग आर एबल टू पुल आउट दी 20 टू कहने का मतलब है 20 से 25 दिन का जब सीडलिंग हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, DAP का रिकमेंडेशन है कि हमें DAP लगाना चाहिए यानी डालना चाहिए। इफ सीडलिंग्स आर टू बी पुल्ड आउट आफ्टर 25 डेज, एप्लीकेशन ऑफ DAP इज डन टू बी 10 डेज प्रायर टू पुलिंग आउट। कहने का मतलब है अगर हमें जो हमारा सीडलिंग बना है उसे हमें 25 दिन पे निकालना है तो हमें उसे 10 दिन पहले वहां पे DAP का यूज करना है यानी छिड़काव करना है, ठीक है। फॉर क्लेई सॉइल्स वेयर रूट स्नैपिंग इज अ प्रॉब्लम, 4 kg ऑफ जिप्सम एंड 1 kg ऑफ DAP ऑफ दी, मतलब DAP कहने का मतलब है कि जितना एरिया है उसके हिसाब से 1 kg, ठीक है, हम DAP का यूज करते हैं 10 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। 1 kg DAP जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर हेक्टेयर नहीं है तो पर हेक्टेयर जो हमारा लैंड है उसके लिए हमने 800 मीटर स्क्वायर का बनाया ना, तो 800 मीटर स्क्वायर में हमें पर kg ऑफ DAP यूज करना है 10 डेज आफ्टर दी सोइंग। तो ये कंसेप्ट है हमारा वेट नर्सरी का, जहाँ पे हमें नर्सरी को भिगो कर रखना होता है और ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले हमने सीड ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है, फिर सीड बेड प्रिपरेशन किया, फिर सोइंग करी, फिर वाटर मैनेजमेंट, फिर वीड मैनेजमेंट, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है ड्राई नर्सरी, ठीक है। ड्राई नर्सरी मतलब क्या हुआ कि ड्राई फ्लो फील्ड विद द टिल्थ इज रिक्वायर्ड, कहने का मतलब है कि जो हमारा फील्ड है उसमें हमें इस कंडीशन को जो हमारा जहाँ पे हम नर्सरी लगा रहे हैं मतलब जहाँ पे हम जर्मिनेशन करेंगे वहां पे वाटर भरा हुआ ना भी रहे तो चलेगा, ठीक है। हमें उसमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइन टिल्थ, ठीक है।
नर्सरी एरिया के बारे में बात करें तो 20 सेंट्स यहाँ पे भी, ठीक है। 20 सेंट्स कहने का मतलब क्या हो गया, फिर से हो गया हमारा 800 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे है अगर बात करें तो ड्राई फ्लो फील्ड विद फाइन टिल्ट इज रिक्वायर्ड, नर्सरी एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर विद सैंड एंड लोमी सॉइल स्टेटस इज मोर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ नर्सरी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लोमी और सैंड होना चाहिए उसमें। प्लॉट्स ऑफ 1 to 1.5 मीटर विड्थ, यानी वही सेम चीज है कि इसका जो विड्थ है यानी चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम ये बात की जा रही है। लेंथ इज अकॉर्डिंग टू द स्लोप, कहने का मतलब है कि अगर हम ज्यादा लेंथ तब रखेंगे तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीजें हो गई ड्राई नर्सरी के लिए, ठीक है। सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट इज जैसे वेट नर्सरी में हम करते हैं उसी तरीके से करना है। सोइंग इज ड्राइंग सीडिंग, कहने का मतलब है वहां पे हम जो सीड ट्रीटमेंट कर रहे थे वाटर में हमने केमिकल डाल के किया था, यहाँ पे ड्राई सीड्स की सोइंग करते हैं, इसीलिए इसको ड्राई नर्सरी भी कहा जाता है, ठीक है। सीड्स आर कवर्ड विद सैंड एंड फाइनली पाउडर्ड वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्यूर्स, ठीक है। सीड को सोइंग के पहले हम क्या करते हैं, वेल डिकम्पोज्ड FIM के साथ उसको मिला देते हैं, कवर कर देते हैं। इरिगेशन इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू दी सॉइल सैचुरेशन लेवल, मतलब जब तक सॉइल सैचुरेट ना हो जाए, मतलब पूरा भीग ना जाए, तब तक उसमें पानी डालनी है, ठीक है। ऑप्टिमम एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इज 4th लीफ स्टेज, कहने का मतलब है जैसे हमने यहाँ पे एक सीड लगा दिया सॉइल के अंदर है, जैसे ये कंडीशन अगर आ जाएगी जैसे 4th लीफ स्टेज, ये जो टिलर्स निकल गए तो हम इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं ड्राई नर्सरी के केस में। दिस टाइप ऑफ नर्सरी इज हैंडी इन टाइम्स ऑफ डिलेड रिसिपिएंट ऑफ कैनाल वाटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के नर्सरी का यूज करना बहुत ही इजिली हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा हमें ट्रीटमेंट और ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए अगर मान लो किसी फील्ड में जैसे कहीं पे कुछ एरिया जो है राइस का खराब हो गया, मतलब वहां पे राइस जो है डेड कर गया, तो हम इस नर्सरी से बहुत ही जल्दी ट्रांसप्लांटेशन कर पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वहां पे फास्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जल्दी 4th लीफ स्टेज आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करें तो एक तो हमने नर्सरी वाली बात कर ली, वेट नर्सरी और ड्राई नर्सरी। उसके बाद हमारा क्या होता है, मेन फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। मेन फील्ड में ले जाना है, उससे पहले क्या है, इरिगेशन, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी मैंने तीनों पॉइंट जो है डिस्कस कर दिया है। अब हमारा है मेन फील्ड मैनेजमेंट। मेन फील्ड में हमें ट्रांसप्लांट करना है। अब जो हमारा सीडलिंग तैयार हो गया है, चाहे वो वेट नर्सरी का हो या फिर ड्राई नर्सरी का हो, अब हमें उसे ट्रांसप्लांट करना है मेन फील्ड में, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या मैनेजमेंट चाहिए, सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन, फिर प्लांटिंग सीडलिंग्स, थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ द सीडलिंग्स एंड लास्ट है हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहला है लैंड प्रिपरेशन करना है। तो लैंड प्रिपरेशन में हम जानते हैं कोई भी क्रॉप लगाना है, सबसे पहले वहां पे उसमें हम क्या करेंगे, प्लो करेंगे, ठीक है। प्लोइंग करते हैं, ठीक है। प्लो द लैंड ड्यूरिंग समर टू इकोनॉमिनाइज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, कहने का मतलब है कि जितना पैसा बच सके उस हिसाब से हम प्लोइंग करते हैं, ठीक है। हम उस टाइम पे करेंगे कि जनरली हमारा जो पैसा का जो खर्च है वो कम पड़े, ठीक। फ्लड द फील्ड 1 to 2 days बिफोर प्लोइंग, जब हमें प्लो करना है उससे 1 से 2 दिन पहले हमें उस फील्ड को क्या कर देना है, फ्लड कर देना, ठीक है। और ताकि छोड़ देना कि मिट्टी पूरा पानी को सोख ले। कीप द सरफेस ऑफ द फील्ड कवर्ड विथ वाटर, कहने का मतलब है कि जो फील्ड का सरफेस है यानी सॉइल सरफेस है उसको वाटर से ढक के रखना है। कीप द वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ पटलिंग, ठीक है। अब हमारा मान लो ये फील्ड का डेप्थ है, तो ये जो है मिनिमम 2.5 सेंटीमीटर जो है वो इतना पानी भरा होना चाहिए। ये हमारा सॉइल लेवल है और ये हमारा वाटर लेवल है, तो 2.5 सेंटीमीटर का एट मिनिमम डेप्थ मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, हमारे पास फ्लफी पैडी सॉइल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट दी सॉइल, ठीक है, जिस कहने का मतलब क्या है कि हम फ्लफी पैडी सॉइल्स हैं तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम वहाँ पे स्टोन रोलर चला सकते हैं, ऑयल ड्रम चला सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो सॉइल है वो नॉर्मल हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, पहला है फ्लफी सॉइल का लैंड प्रिपरेशन में, फ्लफी पैडी सॉइल, ठीक है। सेकंड जो है हम जानते हैं क्या हो सकता है, सोडिक सॉइल हो सकता है, ठीक है। अब सोडिक सॉइल है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हम जानते हैं इसके लिए जिप्सम, ठीक है। थर्ड जो सॉइल होगा वो होगा हमारा सैलाइन सॉइल, ठीक है। सैलिन सॉइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर मान लो सैलिन सॉइल किसको कहते हैं, पीएच वैल्यू अगर हमारा 8.5 के ऊपर चला जाता है तो हमारा होता है सोडिक सॉइल। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे भी हम जिप्सम का अप्लाई करते हैं, ठीक, सॉरी ये हमारा सोडिक सॉइल था। अगर हमारा जो पीएच वैल्यू है, सॉरी सैलाइन सॉइल के लिए ईसी का वैल्यू हम चेक करते हैं, अगर ईसी का वैल्यू 4 डेसीसाइमन से
अगर पर मीटर अगर ज्यादा हो गया है तो वो सलाइन सॉइल कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है 4 डेसीसाइमन पर मीटर से अगर ज्यादा हो गया है तो वो सलाइन सॉइल कहलाता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम फास्फोरस पोटेशियम जो है उसका हम डोज बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन का डोज बढ़ा देते हैं, ठीक है, साथ साथ जिंक भी डालते हैं, यानी जिंक सल्फेट डालते हैं। ठीक है, तो उसमें और हम लोग क्या करना चाहिए, हमें लेटरल ड्रेनेज और मेन ड्रेनेज चैनल्स हैं, ठीक है, वहां पे ग्रीन लीफ मैन्योर वगैरह ये सब चीज को, मतलब सैलिन सॉइल का जो कंडीशन है जहाँ पे इसी का वैल्यू ऐसा ऐसा हो चुका है वहां पे हमें प्रोवाइड लेटरल एंड मेन ड्रेनेज चैनल देना चाहिए। ठीक है, अप्लाई ग्रीन लीफ मैन्योर उस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए ताकि जो सैलिनिटी है सॉइल की वो मेंटेन कर पाए हम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो सकता है वो हो सकता है एसिड सॉइल। अब एसिड सॉइल है तो हमें पीएच को क्या करना है, फिर से बढ़ाना है। पीएच बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी एसिड सॉइल है तो पीएच हमें बढ़ाना है, तो हमें पीएच बढ़ाने के लिए हमें वहां पे यूज करना पड़ता है लाइम। तो ये जो है 3 रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस हैं जिस तरीके से हम सोडिक सॉइल और हमारा एसिडिक सॉइल या फिर सैलिन सॉइल या फिर हमारा जो फ्लफी जो पैडी सॉइल्स हैं उनको हम नॉर्मलाइज कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग क्या होगा, ठीक है, लैंड में हमें ले जाना है तो ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग इज 18 टू 22 डेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है, 25 टू 30 डेज फॉर मीडियम वेराइटी और 35 टू 40 डेज जो है लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए हम यूज करते हैं सीडलिंग। मतलब नर्सरी से इतना दिन हो जाएगा तभी हम ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, अब हमें पुलिंग करना है तो पुल आउट द सीडलिंग एट द एप्रोप्रिएट टाइम, यानी एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, जब उसका 4 लीफ निकल जाए, ठीक है, यानी टिलर जो है 4 लीफ स्टेज पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लांटिंग, ठीक है, मतलब सॉरी हमारा पुलिंग ऑफ द सीडलिंग। अब हमें क्या करना है, प्लांटिंग करना है उसको। ठीक है, प्लांटिंग के लिए क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट 2 to 3 सीडलिंग्स पर हिल। कहने का मतलब है जहां पे हमने ट्रांसप्लांट करा है, कहने का मतलब है जहां जहां पे फील्ड में हमने राइस को ट्रांसप्लांट करा है वहां पे कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीडलिंग लगाना है पर हिल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 सीडलिंग्स पर हिल फॉर मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। ठीक है, अगर बात करें तो लाइन प्लांटिंग परमिट्स रोटेटरी वीडिंग एंड इट इज एसोसिएटेड, उसके कहने का मतलब है जो अगर लाइन सोइंग करते हैं तो हमारे पास वीडिंग जो है हमें रैंडम नहीं करना पड़ेगा, हम टाइम टू टाइम वीडिंग कर सकते हैं उस जगह पे। साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, उसका और भी बेनिफिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें बीच में अगर कोई और क्रॉप लगा रहा है इन फ्यूचर, जब हमने उस जगह से वाटर को ड्रेन कर दिया है, हार्वेस्टिंग के 10 दिन पहले हमें वाटर को ड्रेन करना होता है, तो उस टाइम पे भी हम उस जगह पे सोइंग कर सकते हैं दूसरे क्रॉप का। ठीक है, फिल द गैप्स बिटवीन 7 to 10 डे ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अगर फील्ड में कोई जगह बच रहा है या फिर वहां का अगर कोई क्रॉप गायब हो गया, नहीं सस्टेन कर पाया, तो उस जगह को फिल कर देना चाहिए 7 to 10 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग का। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया लैंड प्रिपरेशन और दूसरा पढ़ लिया प्लांटिंग ऑफ द सीडलिंग। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ द सीडलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में हम फिर जानते हैं हमें क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा। हमें मैनेज करना है न्यूट्रिएंट सबसे पहला। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर से। हमें 12.5 टन ऑफ FYM या फिर कंपोस्ट चाहिए होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए पहला मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर से यानी FYM से। हम स्टबल इनकॉर्पोरेट करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं। बायो फर्टिलाइजर में बेसिकली हम BGA का यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का। ठीक है, जिसको हम 10 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसको यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, राइस के लिए आपने पढ़ा होगा बहुत बेटर है एजोला। ठीक है, एजोला जो है उसका हम यूज करते हैं राइस में। ठीक है, उसके अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी यूरिया, ठीक है, P2O5 और K2 यानी फास्फोरस और पोटेशियम जो हम आर्टिफिशियली इसको देते हैं। अप्लाई दी फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट एज पर दी सॉइल टेस्ट रिकमेंडेशन, मतलब हमारा सॉइल टेस्ट हमने करवाया फील्ड का, उसी के हिसाब से हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कावेरी और डेल्टा रीजन में बात करें तो NPK रेशियो जो है 150:50:50 का है। ठीक है, मतलब 150:50:50 का, यानी N रेशियो P रेशियो K का जो है वो 150:50:50 है। जनरली जो हम अगर देखें तो नाइट्रोजन जो है इन क्रॉप्स को हम ज्यादा देते हैं। ठीक है, और भी हमने देखा है कि नाइट्रोजन और पोटेशियम यानी N और P का जो डोज है उसको हम स्प्लिट भी करते हैं, एक साथ सारा नहीं डालते हैं। ठीक है, कब कब जैसे हमने बेसल डोज डाल दिया यानी सबसे पहले वाला। ठीक है, दूसरा हमने डाल दिया टिलरिंग के टाइम पे। ठीक है, जब टिलरिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, और तीसरा हम डाल सकते हैं पैनिकल इनिशिएशन पे।
जब हमारा पैनिकल जो है वो निकल रहा है उस टाइम पे। तो चौथा हम डाल सकते हैं हेडिंग स्टेज पे, यानी डालते हैं हेडिंग स्टेज जो होता है, यानी चार जो स्टेज है उस टाइम पे हम नाइट्रोजन और पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस नहीं, नाइट्रोजन और पोटेशियम के डोज को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। टिलरिंग एंड पैनिकल इनिशिएशन पीरियड्स आर क्रूशियल, ठीक है। टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन पीरियड जो है क्रूशियल है एंड शुड नॉट बी रिड्यूस्ड विद द रिकमेंडेड क्वालिटी ऑफ द एन एंड के। कहने का मतलब है ये जो दो स्टेज है टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है और यहाँ पे हमें कोई भी एन और के का कटौती नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरस करते हैं, ठीक है। इस पे ये हम बेसल डोज और बेसल डोज पे करते हैं और बीच बीच में इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। अगर हम जिंक सल्फेट के बारे में बात करें तो आप याद रखना इंडिया के का जो मैक्सिमम ऑफ द सॉइल है वो है हमारा जिंक डेफिशिएंट, तो हम जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 पर हेक्टेयर 25 kg हम यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है, जिंक सल्फेट का। उसके बाद हम जिप्सम भी अप्लाई करते हैं 500 kg ऑफ जिप्सम पर हेक्टेयर, ठीक है, ताकि हम उस सॉइल को हम कैल्शियम और सल्फर एज ए न्यूट्रिएंट हम दे पाए, ठीक है। जब ये कब हम यूज कर देते हैं, जब हमारा लास्ट फ्लोइंग करना होता है फील्ड में, ठीक है। फोलियर न्यूट्रिशन देते हैं, यानी 1% ऑफ यूरिया, 2% ऑफ DAP एंड 1% ऑफ KCl, ठीक है, ये हम देते हैं इन क्रॉप्स को, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम उसके, ये तो हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट ऑफ सीडलिंग में हमने सबसे पहले देखा है न्यूट्रिएंट, अभी हम दूसरा पढ़ेंगे वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट जो है मैनुअल वीडिंग जो है इज आल्सो एसेंशियल टू रिमूव द वीड्स क्लोजर टू राइट रूट जोन, यानी कहने का मतलब जो राइस के एकदम पास निकल गए उनको तो मैनुअल वीडिंग से ही करना पड़ेगा। कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक ड्यूअल क्रॉपिंग ऑफ राइस लाइक एजोला रिड्यूसेस द वीड इन्फेस्टेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। समर प्लोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ इरिगेटेड ड्राई क्रॉप्स ड्यूरिंग पोस्ट रेनी पीरियड्स रिड्यूसेस वीड इन्फेस्टेशन। कहने का मतलब क्या है, समर प्लोइंग कर देते हैं एंड कल्टीवेशन ऑफ द इरिगेटेड ड्राई क्रॉप्स ड्यूरिंग पोस्ट रेनी पीरियड्स, जब वीड को अच्छा से वाटर मिल रहा है उस टाइम में कोई क्रॉप ही लगा दे तो उस फील्ड पे क्या होगा, जो वीड है वो कम आएगा। तो ये तरीका है वीड मैनेजमेंट का, ठीक है। प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, पोस्ट इमर्जेंस हार्बिसाइड्स यूज कर सकते हैं। जैसे प्री इमर्जेंस में होगा हमारा ब्यूटाक्लोर, ठीक है। और अगर हम बात करें पोस्ट इमर्जेंस में, तो पोस्ट इमर्जेंस में हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक होता है फरनोक्सोन, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। थर्ड जो है हमारा वो है वाटर मैनेजमेंट। पहला न्यूट्रिएंट था, दूसरा वीड है और थर्ड है हमारे पास वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं प्रॉपर, हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, हमने पडलिंग करी है पूरी फील्ड की, ठीक है। और जितना हमने बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है इससे राइस वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए, हमेशा मेंटेन रखते हैं हम, ठीक है। और बात करें तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सैलो डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज एडिक्वेट। हमें 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जिस टाइम पे हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। मेंटेन 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अप टू 7 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। हमें 2 सेंटीमीटर वाटर जो है जब हमने ट्रांसप्लांटेशन कर दिया उस टाइम पे मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट राइस आर, सबसे पहला क्रिटिकल स्टेज आप देख लो कौन कौन से हैं जहाँ पे हमें पानी का रिक्वायरमेंट एकदम चाहिए ही चाहिए। पहला है पैनिकल इनिशिएशन, जहाँ पे हमें एन और के, अभी जो डिस्कस किया था, एन और के भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बूटिंग स्टेज, ठीक है। थर्ड है हमारा हेडिंग स्टेज, ठीक है। चौथा है हमारा फ्लावरिंग स्टेज। ये जो 4 स्टेजेस हैं इन पे हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं, हमें इस टाइम पे वाटर देना ही है, ठीक है। ड्यूरिंग बूटिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज कंटिन्यूअस ड्यूरेशन के लिए हमें पानी मतलब देना पड़ता है, हटाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम जब हमारा बूटिंग स्टेज कंप्लीट हो चुका है, मैच्योरिटी स्टेजेस आ रही हैं, तो हम फील्ड में से वाटर को ड्रेन आउट कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट का यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, लास्ट स्टेज पे भी, ठीक है। हमें वाटर वहाँ पे कम कर देना है। लास्ट इरिगेशन में भी 15 डेज अहेड ऑफ द हार्वेस्ट, जब हमें हार्वेस्ट करना है उससे 15 दिन पहले हमें इरिगेशन लास्ट देना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो एवरेज जो है हमारा एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप है वो डिपेंड करेगा वैरायटी पे, ठीक है। दूसरा है कि व्हेन 80% ऑफ द पैनिकल टर्न स्ट्रॉ कलर, कहने का मतलब है जो पैनिकल का कलर है 80% फील्ड में जब वो स्ट्रॉ के कलर का हो जाए, यानी ब्राउन कह सकते हैं, येलो ब्राउन, STRAW स्ट्रॉ कलर हो जाए, तो हम वहां पे क्या करना स्टार्ट करते हैं, क्रॉप समझ जाना चाहिए कि क्रॉप जो है रेडी टू हार्वेस्ट है, ठीक है। उस टाइम पे हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी में भी हास्टेन बाय 3 to 4 days by spraying
20% ऑफ NaCl अ वीक बिफोर हार्वेस्ट टू स्केप मानसून रेन्स। कहने का मतलब है कि हम 3 से 4 दिन डिले भी कर सकते हैं हार्वेस्टिंग को, ठीक है, अगर हम NaCl का स्प्रेडिंग कर रहे हैं 20% एक सप्ताह पहले हार्वेस्टिंग के, ठीक है। यील्ड के बारे में बात करें, नहीं जैसे आप समझो इस चीज को पहले कि अगर मान लो मानसून आने वाला है, ठीक है, आपको पता है कि 4 दिन बाद बारिश होने वाली है, तो हम पहले कर सकते हैं। अगर NaCl का छिड़काव कर रहे हैं पहले से, तो हम उस चीज को बचा सकते हैं। मतलब पहले अगर हमें हार्वेस्टिंग करनी है तो NaCl का छिड़काव करना होता है फील्ड में। अब जो है लास्ट की यील्ड क्या होगा, ग्रेन यील्ड वैरीज बिटवीन 4000 टू 6000 kg, ठीक है, 4000 से लेके 6000 ऑफ दी kg पर हेक्टेयर जो है, ये हमारा क्या है, यील्ड है, डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। स्ट्रॉ का जो यील्ड होता है, यानी जो इससे हम फॉडर बनाते हैं, वो है हमारा 8000 टू 10000 kg, ठीक है, पर हेक्टेयर, जो ये नॉर्मली कंडीशन में हम ऑब्टेन करते हैं, यानी 4000 टू 6000 जो ग्रेन है वो, और 8000 टू 10000 kg पर हेक्टेयर जो हमारा स्ट्रॉ है उसका यील्ड होता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। मे बी फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए पेंटैब का यूज करा है, तो आप थोड़ा सा ये ऐसा नहीं सोचना कि आज सर ने आपको कुछ ऐसा पढ़ा दिया जो समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं फर्स्ट टाइम आज आपके लिए पेंटैब वगैरह यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप से रिकॉर्डिंग करी है, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 2-3 लेक्चर्स में मैं इस चीज को भी सॉर्ट आउट कर लूंगा, ठीक है। आई होप आपको अभी तक का जो चीज है वो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेट सीडेड पर्डल लोलैंड राइस, ठीक है। वेट सीडेड, यहाँ पे जो सीड है वो वेट है, पर्डल लैंड है और लोलैंड राइस है। मैंने आपको ये चीजें सारे बता दी हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया, तो डायरेक्ट वेट सीडिंग, यहाँ पे देखो डायरेक्ट सीडिंग करनी है, यहाँ पे अब कोई ट्रांसप्लांटेशन वाला केस नहीं है। तो एरिया के बारे में बात करें, डायरेक्ट वेट सीडिंग कैन बी फॉलोड इन ऑल एरियाज वेयर ट्रांसप्लांटिंग इज अ वेग। जहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते हैं वहां पे हम यही चीज करते हैं, यानी डायरेक्ट वेट सीडिंग कर देते हैं। यानी भिगो दिया सीडलिंग को, जर्मिनेट करने लग गया वो, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मतलब हम उसे डायरेक्ट मेन फील्ड में ही लगा देते हैं। सीड ट्रीटमेंट कर दिया वाटर के साथ, और जैसे जर्मिनेशन हुआ हमने उसे डायरेक्ट फील्ड में लगा दिया। सीजन अगर बात करें तो एज दैट ऑफ द ट्रांसप्लांटेड राइस, जैसे हमने ट्रांसप्लांटेड राइस के बारे में पढ़ा है उसी टाइम पे उसका हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। फील्ड प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो ऑन रेसिपिएंट ऑफ द सोवर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जुलाई, फील्ड प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रिपीटेड प्लोइंग शुड बी कैरिड आउट सो एज टू कंजर्व द मॉइस्चर, हमें लगातार क्या करना है, प्लोइंग करना है, ठीक है। डिस्ट्रॉय द वीड्स एंड ब्रेक द क्लॉट्स, ताकि वहां से वीड हटा पाए, जो भी जो सॉइल में हमें फाइन टिल चाहिए तो क्लॉट्स वगैरह जो है उनको अब रिमूव करना है, ठीक है। लैंड लेवलिंग हैज से ओवर एफिशिएंट वीड एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो लैंड का लेवलिंग हमें उस तरीके से करना है ताकि हम वीड और जो वाटर मैनेजमेंट है हम प्रॉपर कर पाए। तो ये हमारा फील्ड प्रिपरेशन का काम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो ट्रेंचेस का, तो हमें स्वैलो ट्रेंचेस बनानी है 15 सेंटीमीटर विड्थ वाली। ये क्या है, स्वैलो ट्रेंचेस क्या है, कहने का मतलब मान लीजिए आपका फील्ड है, हम यहाँ पे राइस लगाएंगे, तो इस जगह पे हमें पानी देना है, तो ये इस तरीके से करेंगे फरो एंड रिचेस, तो यहाँ पे हमें राइस लगाना है, तो ये जो है ये 15 सेंटीमीटर का बताया जा रहा है, ठीक है। जो चैनल्स हैं वो 15 सेंटीमीटर का बनाते हैं, ठीक है। अगर हम वेराइटीज के बारे में बात करें तो वेराइटीज के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल ऐड किया है। वेराइटीज जो है पोनमानी है, ठीक है, व्हाइट पोनी है, ठीक है, पोनी है, ठीक है। तो ये आप टेबल याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो टाइम ऑफ सोइंग आप इसका याद रखो, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। तो आप देख रहे हो कितना वेरिएशन है टाइम ऑफ सोइंग का, ठीक है। तो ये टेबल ऐड करने का बस इतना ही मतलब था। और यहाँ पे आप तीनों जो क्रॉप का ड्यूरेशन देखो, ये 160 टू 165 डेज, यानी ये जो है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया वेराइटी, ये जो है बीच बीच की वेराइटी है, ठीक है। और ये जो है बीच बीच की वेराइटी, यानी मीडियम टाइम और ये लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप था एरिया, दूसरा हो गया सीजन, थर्ड है हमारा फील्ड प्रिपरेशन, चौथा जो है वो है सोइंग। तो फॉलो अ सीड रेट ऑफ 60 kg पर हेक्टेयर ऑफ द सीड चाहिए, ठीक है। प्री जर्मिनेट द सीड्स एज लाइक वेट नर्सरी, उसका जर्मिनेशन पहले ही करवा देना है, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस, जो सीड ट्रीटमेंट है हम सिर्फ ट्रांसप्लांटेड राइस में ही करते हैं। सो द सीड्स बाय ड्रम सीडर और ब्रॉडकास्ट यूनिफॉर्मली विद अ थिन फिल्म ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब पानी में सिर्फ डुबो के हमें सिर्फ स्प्रेड आउट कर देना है। ड्यूअल क्रॉपिंग ऑफ राइस
ठीक है, प्लस ग्रीन मैन्योर इज इकोनॉमिक फॉर न्यूट्रिएंट बजट। कहने का मतलब है राइस के साथ साथ अब कोई ग्रीन मैन्योर लगा दे तो हमारा पैसा बचाएगा। ठीक है, आफ्टर कल्टीवेशन हमें क्या करना है, यानी मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सोइंग के बाद हमें आफ्टर कल्टीवेशन पे ध्यान देना है। थिनिंग एंड गैप फिलिंग शुड बी डन 14 टू 28 डेज। कहने का मतलब है कि 14 टू 28 डेज में जो गैप बच रहा है उसे हमें भर देना है। इफ ड्यूअल क्रॉप विद ग्रीन मैन्योर इनकॉर्पोरेट द ग्रीन मैन्योर व्हेन ग्रोन टू 40 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। कहने का मतलब है कि ग्रीन मैन्योर के साथ लगाया तो जब तक ग्रीन मैन्योर 40 सेंटीमीटर हाइट तक ना हो, ठीक है, या फिर 30 डेज ऑफ सोइंग ना हो, तब तक हम ग्रीन मैन्योर को भी वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर इनकॉर्पोरेटेड इन द फील्ड टू बी ऑपरेटेड अगेन विथ रोटेटरी वीडर्स। कहने का मतलब है ग्रीन मैन्योर जो हमने लगाया है उसको हम चॉप आउट करके उसी फील्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में तो हम फिर से वैसे ही हमारे पास वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है, दूसरा है हमारे पास वीड मैनेजमेंट, ठीक है, और थर्ड है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो मैन्योर फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं वहां पे, नाइट्रोजन पोटेशियम 25% एट 25 डे ऑफ सोइंग। ठीक है, कहने का मतलब 25% नाइट्रोजन जो है हम जो यूज कर लेंगे 21 डेज ऑफ सोइंग पे। ठीक है, फॉर डायरेक्ट वीड सीडेड लोलैंड राइस द रिकमेंडेशन इज सेम एज द ट्रांसप्लांटेड राइस। जो हमारा रिकमेंडेशन है ट्रांसप्लांटेड राइस का, जो मैंने बताया था जनरल 150:50:50 एनपीके का, हमें जनरली वही रखना होता है। ठीक है, वीड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इन वेट सीडेड राइस प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन ऑफ प्रेटिक्लोर, जिसका जो हमारा डोज है वो है 0.75 kg पर हेक्टेयर यूज करना है ऑन 8th डे ऑफ सोइंग। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक जस्ट वेट द सॉइल बाय थिन फिल्म ऑफ वाटर फर्स्ट वीक में। डेप्थ ऑफ द इरिगेशन में भी इंक्रीज टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टरवर्ड फॉलो द शेड्यूल एज गिवन द ट्रांसप्लांटेड राइस। जो ट्रांसप्लांटेड राइस का जो शेड्यूल है उसी तरीके से उसको भी फॉलो करना है, यानी जो 4 स्टेजेस मैंने बताया था इरिगेशन के लिए। ठीक है, अगर हम पैकेज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो जैसे हमने ट्रांसप्लांटेड राइस में पढ़ा है वही इसका पैकेजेस एंड प्रैक्टिसेस भी है। ठीक है, तो यही है, यही सारी चीज को मैंने डिस्कस किया है। फॉर डायरेक्ट राइस जो है रिकमेंडेशन सेम रख रहा है ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए। अगर नाइट्रोजन का है जो 25% डोज जो है वो 28 फर्स्ट डे ऑफ सोइंग तक हमें वो यूज कर लेना है। ठीक है, अगर वेट सीडेड है तो मैंने बता दिया कि हमें इसका यूज करना है 0.75 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इन द फर्स्ट वीक जस्ट वेट द सॉइल बाय थिन फिल्म ऑफ वाटर, ये बता दिया है। डेप्थ ऑफ इरिगेशन जो है ये और मैंने बात करी है। आफ्टरवर्ड फॉलो द शेड्यूल गिवन बाय द ट्रांसप्लांटेड राइस। और जो हमारा पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है वो सेम रखना है जैसे हम ट्रांसप्लांटेड राइस में करते हैं। आई होप बच्चे आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट भी करना है, जैसे सर इस लेक्चर में आप इस चीज को ऐड कर सकते हो, आपने नहीं किया है, आपने टॉपिक छोड़ दिया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करो, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट जो हम पार्ट बनाए या फिर हम स्पेशल लेक्चर बना दे इस चीज के लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस लेक्चर को हमेशा याद रखना कि हमने मैक्सिमम जो भी हमें टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना था हमने कवर कर ली है। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को भी फॉलो करो ताकि वहाँ पे आपको रेगुलर क्विजेज और अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको हमारे जो भी पीपीटीज और पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है। अगर आपको ये चैनल अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलता है, आप जनरली वहाँ पे सर्च करोगे गो फॉर एग्रीकल्चर तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, जिसमें अभी भी हमारे पास एक्टिव 450 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।